प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवि घनानंद द्वारा रचित कवित्व और सवैया से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने कवि घनानंद का परिचय प्राप्त किया है। वीडियो भाग 2 में हमने कवि घनानंद द्वारा रचित कवित्व का अध्ययन किया है। वीडियो भाग 3 में हमने कवि घनानंद द्वारा रचित सवैया का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। आइए आज हम कवि घनानंद द्वारा रचित कवित्व और सवैया से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करें। पहला प्रश्न है, कवि ने चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को क्यों कहा है? कवि घनानंद विरह की पीड़ा में भरे हुए हैं। उनका हृदय विरह वेदना से बहुत पीड़ित है। विरह वेदना से भरे हुए पीड़ित कवि को उनकी प्रियतमा सुजान ठीक प्रकार से प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं दे रही है। कवि के प्राण इसी बात में अटके हुए हैं कि उसे उसकी प्रेमिका सुजान का संदेशा प्राप्त हो जाए। कवि के प्राण अब इसी उम्मीद में ठहरे हुए हैं कि उसे उसकी प्रेमिका सुजान का संदेशा प्राप्त हो जाए और इसी आशा में उसके प्राण ठहरे हुए हैं। अन्यथा उसके प्राण तो उसके शरीर से निकलकर जाना चाहते हैं, उसके शरीर से निकलना चाहते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। इस पंक्ति में नायक यानी कवि घनानंद की विरह विहलता का चित्रण किया गया है। कवि की प्रेमिका सुजान ने निरंतर कवि की उपेक्षा की है, उसके प्रेम का उत्तर निष्ठुरता के साथ दिया है। विरह की प्रबलता के कारण अब कवि की जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई है। उनके प्राण अब शरीर से निकलना चाहते हैं। चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को, उसके प्राण, कवि के प्राण अब उसके शरीर में से निकलना चाहते हैं। बस अपनी प्रियतमा का संदेश सुनने की अभिलाषा में ही अभी तक कवि के प्राण उसके शरीर में अटके हुए हैं। कवि के प्राण कवि के शरीर में केवल और केवल उसकी प्रियतमा सुजान का संदेशा प्राप्त करने के लिए ही अटके हुए हैं। अगला प्रश्न है, कवि मौन होकर प्रेमिका के कोन से प्रणपालन को देखना चाहता है? कवि घनानंद विरह की पीड़ा में भरे हुए हैं। वे मौन रहकर अपनी प्रेमिका द्वारा प्रेम के प्रण का पालन किए जाने के भाव को देखना चाहते हैं। प्रेमिका के कौन से प्रण पालन को देखना चाहते हैं? कवि प्रेमिका के प्रेम प्रण को देखना चाहते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कवि मौन होकर भी प्रेमिका से प्रेम व्रत का पालन करने की अपेक्षा करता है। वह यह देखना चाहता है कि वह अपने प्रेम प्रण का पालन किस हद तक करती भी है अथवा नहीं। कवि चाहता है कि जब उसके हृदय की प्रेम भरी पुकार उसकी प्रिया सुजान सुन लेगी तब वह स्वयं ही बोलने लगेगी। वह कवि की विरह वेदना को अनदेखा नहीं कर सकेगी। अंततः उसको कुछ न कुछ बोलना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कवि ने किस प्रकार की पुकार से कान खोली है की बात कही है? कवि घनानंद विरह की पीड़ा में जल रहे हैं। वे अपनी प्रियतमा सुजान को अपने हृदय के इन भावों को व्यक्त करना चाहते हैं। अपने हृदय की करुण पुकार को वे भाव के माध्यम से अपनी प्रियतमा सुजान को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। अपने हृदय की मौन और करुण पुकार को वे अभिव्यक्त करना चाहते हैं। कान खोली है, कवि कहता है कि मेरे हृदय की यह करुण पुकार प्रियतमा सुजान तक अवश्य ही पहुंचेगी और उसके कानों को खोल देगी और वह भी बोल पड़ेंगी। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कवि घनानंद की करुण पुकार को प्रेमिका सुजान अनसुना कर रही है, पर कवि को विश्वास है कि उनकी यह करुण पुकार कभी न कभी तो सुजान के कानों में पड़ेगी ही। सुजान कब तक कानों में रुई लगाकर बहरी बनी रहेगी? कभी न कभी तो कवि घनानंद की यानी उसके प्रिय की करुण पुकार को सुनेगी ही, यही कवि कहना चाहता है। और इस प्रकार कवि अपने हृदय की करुण पुकार
करता हुआ यह चाहता है कि उसकी प्रेमिका सुजान उसके हृदय की करुण पुकार को सुन ले। उसके हृदय की करुण पुकार को सुनकर ही उसके कान खुल जाएंगे। वह जो रुई लगाकर अपने आप को बहरी बना करके बैठी हुई है, उसके हृदय की करुण पुकार निश्चित रूप से सुजान के हृदय में भी प्रेम की हलचल मचा देंगी। अगला प्रश्न है, प्रथम सवैये के आधार पर बताइए कि प्राण पहले कैसे पल रहे थे और अब क्यों दुखी है। पहले से आशय है संयोगावस्था में और अब से आशय है वियोग काल में। संयोग काल में और वियोग काल में प्राण पहले कैसे पल रहे थे। कवि घनानंद संयोग काल के बारे में बता रहे हैं कि पहले जब संयोग काल था तब वे अपनी प्रियतमा सुजान के सुंदर मुख और रूप सौंदर्य की छवि का पान करते हुए जीवित थे। उनकी प्रियतमा सुजान अपने प्रेम के पोषण से उनके प्रेम को पोषित कर रही थी, यानी कवि का प्रेम उनकी प्रियतमा सुजान के द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रेम के पोषण से पल रहा था। अब वह कवि दुखी क्यों है। संयोग काल में जिस प्रकार की मधुर स्मृतियां कवि और उनकी प्रेयसी सुजान के मध्य रही है, उन मधुर स्मृतियों को याद कर करके अब कवि बहुत अधिक विरह पीड़ा के भाव से भर उठता है। विरह भाव से भरकर कवि का हृदय विरहाग्नि में जलता है। उसके नेत्र मानो जलते हुए से दिखाई पड़ते हैं और वह अपने संयोग काल की, अपने मिलन काल की उन मधुर स्मृतियों को याद कर करके वर्तमान में विरह पीड़ा की भाव से बहुत दुखी हो जाता है। इस प्रकार कवि अब दुखी हो जाता है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कवि घनानंद ने प्रथम सवैये में यह बताया है कि पहले तो यानी संयोग काल में घनानंद के प्राण उसकी प्रियतमा सुजान के प्रेम के पोषण के माध्यम से पल रहे थे। उसके प्राण, घनानंद के प्राण उसकी प्रियतमा सुजान के प्रेम के पोषण से पल रहे थे, किंतु अब वियोग काल में, जब वियोग काल का समय हुआ तो कवि को अपने संयोग काल में अपनी प्रियतमा के साथ बिताए गए मधुरतम क्षण याद आ गए। उन मधुर स्मृतियों को याद करने पर कवि की विरह वेदना और अधिक तीव्र होती चली गई। अब वियोग काल में प्रिया सुजान ने निष्ठुरता दिखाकर प्रेम का वह सहारा कवि से छीन लिया है। कवि के अनुसार उनके प्राण इसी कारण विरह वेदना से भरकर बहुत दुखी हैं और पुनः उसी प्रेम पोषण को पाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। इस प्रकार पहले जब संयोग काल का समय था तब तो कवि बहुत ही आनंद के साथ प्रेमालाप करते हुए अपनी प्रियतमा सुजान के द्वारा दिए गए प्रेम के माध्यम से अपने प्राणों का पोषण कर रहा था। सुजान उसके प्रेम को पोषण प्रदान कर रही थी और अब इसलिए दुखी है क्योंकि अब जो संयोग काल में मधुरतम स्मृतियां कवि की रही हैं उन्हें याद करके उसकी विरह वेदना और बढ़ जाती है और वह विरह में और अधिक व्याकुल होता चला जाता है। इस कारण उसके प्राण इसी विरह वेदना से भरकर और अधिक दुखी हो जाते हैं। अब कवि पुनः उसी प्रेम पोषण को पाने के लिए विकल हो रहा है। घनानंद की रचनाओं की भाषिक विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। घनानंद की रचनाओं की भाषा से संबंधित विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपने कवि घनानंद द्वारा रचित कवित्व और सवैया का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। अध्ययन करने के उपरांत आपके मन मस्तिष्क में कवि घनानंद की भाषा से संबंधित विशेषताओं के बारे में जिस भी प्रकार का शब्द चित्र बना है उसे व्यवस्थित रूप से अपने मस्तिष्क में जमाते हुए अपने शब्दों में इसका उत्तर प्रस्तुत करने का प्रयास करें। कवि घनानंद ब्रज भाषा में कविता करने वाले एक प्रखर साहित्यकार और कवि के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। वे लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति का बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रयोग करते हैं। उनकी काव्य रचनाओं में हमें बहुत सुंदरतम
प्रकार से मुहावरों का प्रयोग और अलंकारों का प्रयोग दृष्टिगत होता है। वे भाषा मर्मज्ञ हैं और भाषा मर्मज्ञ होने के कारण लक्षण और व्यंजन बल को वो बहुत अच्छी और प्रभावशाली तरीके से अपनी काव्य रचनाओं में प्रस्तुत करते हैं। उनकी काव्य रचनाओं में हमें नवीन शब्द भी देखने को मिलते हैं। तुकबंदी करने के आग्रह के कारण शब्दों को तोड़ना मरोड़ना और नवीन शब्दों का प्रयोग करना भी घनानंद की विशेषता कही जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने ही शब्दों में प्रस्तुत करना है। हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। कवि घनानंद ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी है। उनकी भाषा में लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता होती है। भाषा में मुहावरों का प्रयोग भी वे करते हैं और उसमें अलंकार विधान का प्रयोग भी उनके द्वारा किया जाता है। उनकी जैसी साफ सुथरी ब्रज भाषा बहुत कम कवियों की होती है। ब्रज भाषा मर्मज्ञ के रूप में उन्होंने भाषा के लक्षक और व्यंजक बल का बहुत ही प्रभावी प्रयोग किया है। जैसा कि कवि घनानंद ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी है और उनकी भाषा में लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता होती है। भाषा में उन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया है, साथ ही साथ उसमें अलंकार विधान भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा साफ सुथरी है और ब्रज भाषा, इस प्रकार की साफ सुथरी ब्रज भाषा बहुत ही कम कवियों की देखने को मिलती है। ब्रज भाषा मर्मज्ञ के रूप में ब्रज भाषा को बहुत ही नजदीकी के साथ जानने पहचानने वाले कवि घनानंद के रूप में उन्होंने भाषा के लक्षक और व्यंजक बल का बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रयोग किया है। कहीं कहीं शब्दों को तुकबंदी के आग्रह से उन्होंने तोड़ा मरोड़ा भी है। साथ ही साथ कुछ नवीन शब्दों का प्रयोग भी उनकी भाषा में किया जाता है। इस प्रकार कवि घनानंद कहीं कहीं शब्दों को तुकबंदी के आग्रह से तोड़ते मरोड़ते हैं और कुछ नवीन शब्दों का प्रयोग भी वे अपनी भाषा में करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों की पहचान कीजिए। कही कही आवन छबिले मन भावन को, गही गही राखती ही दे दे सन्मान को। इस पंक्ति में कही कही गही गही दे दे, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। कही 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 कही, एक ही शब्द की जब आवृत्ति हो और शब्द का अर्थ नहीं बदले, ऐसी स्थिति में उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित होता है। कहीं कहीं में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है और शब्द का अर्थ नहीं बदला है, इस प्रकार इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। इसी प्रकार से गही गही और दे दे में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली है, इस पंक्ति में कूक भरी यानी तेज आवाज उत्पन्न करने वाली, मूकता गूंगापन यानी न बोलने वाली, बहुत तेज आवाज उत्पन्न करने वाली, और दूसरी तरफ मूकता यानी गूंगापन दिखाया गया है। इस प्रकार इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार का सौंदर्य निहित है। अब ना घिरत घन आनंद निधान को, इसमें घिरत घन, घिरत में घ वर्ण की आवृत्ति हुई है, घन में घ वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। घनश्याम, घनश्याम में श्लेष अलंकार का सौंदर्य निहित है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना, अर्थ का उसके साथ में और छुपा हुआ अर्थ होना, एक ही शब्द होना लेकिन शब्द के अलग अलग अर्थ होना, उसमें श्लेष अलंकार का सौंदर्य होता है। यहाँ पर घन आनंद, ये घन आनंद कवि का नाम भी है, तो कवि का नाम होने का एक अर्थ है, और घन, घन से आशय है बादल, आनंद, आनंद के बादल, घन आनंद, ये दूसरा इसका अर्थ हुआ। इस प्रकार इसमें श्लेष अलंकार का सौंदर्य निहित है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, कही कही गही गही दे दे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। कूक भरी मूकता में विरोधाभास अलंकार है। एक
ओर तो कूक भरी यानी तेज आवाज उत्पन्न करती हुई, और उसके आगे मूकता कहा जा रहा है कि मूकता यानी गूंगापन, तेज आवाज करता हुआ और गूंगापन का स्वर। तो इस प्रकार इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार का सौंदर्य निहित है। घन आनंद में श्लेष अलंकार है। कवि का नाम घनानंद है और आनंद प्रदान करने वाले बादल भी घनानंद है। घन मानी बादल, आनंद आनंद प्रदान करने वाले बादल। गिरत घन में घ वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अर बरनि भरे हैं उठी जान को। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। मौन हूं सो रयो कितेक पन पाली हो जू, कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली हैं। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। और अगली पंक्तियां हैं। सो घन आनंद जान अजान लो, तूक कियो पर बाँची न देखियो। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट किया जाना है। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आन के बीच पहाड़ परे। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे और बरनि भरे हैं उठी जान को। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि घनानंद कहते हैं कि जैसे ही प्रियतम के आगमन की अवधि नजदीक आती जाती है, बहुत दिनान को अवधि आसपास परे, खरे और बरनि भरे हैं उठी जान को, तो प्रेम व्याकुलता के भाव से भर उठता है। अपने प्रियतम के मिलन के भाव से हृदय बहुत ही व्याकुल हो जाता है और वह अपने प्रियतम से मिलन की व्याकुलता में बहुत अधिक छटपटाहट का भाव महसूस करता है। इस प्रकार जैसे जैसे कवि घनानंद कहते हैं कि प्रियतम के आने की अवधि नजदीक आती जाती है, उसी प्रकार से प्रिय मिलन की व्याकुलता भी इन प्राणों में बढ़ती चली जाती है। मौन हूं सो देखियो कितेकपन पाली हो, कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली हैं। कवि घनानंद विरह भाव में भरे हुए हैं। वे अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं तो मौन होकर के और बहुत सहज भाव से मौन होकर के ये देख रहा हूं कि तुम प्रेम के कितने प्रण का पालन करती हो, तुम प्रेम के प्रण का पालन किस हद तक करती हो, करती भी हो अथवा नहीं करती हो। क्योंकि कवि अपने हृदय में जो विरह का भाव भरकर बैठा है, उसका हृदय जो विरह के भाव से भरा हुआ है, कवि कहता है कि मेरे हृदय के विरह के भाव जो मौन रूप से तुमको बुला रहे हैं, तुमको पुकार रहे हैं, मेरे हृदय के कूक करते हुए, कूकते हुए मौन जो भाव है हृदय के, वे तुम्हें बुला रहे हैं। और ये जो मेरे हृदय के जो ये भाव है, ये जो उद्गार है, कवि कहता है कि निश्चित रूप से ये तुम्हारे तक अवश्य ही पहुंचेंगे। और जब मेरे हृदय के ये भाव तुम्हारे हृदय तक पहुंचेंगे तो तुम अवश्य ही बोल पड़ोगी, तुम इसका उत्तर अवश्य ही देने के लिए मजबूर हो जाओगी। मेरी जब कूक भरी मूक पुकार तुम्हारे हृदय तक पहुंचेगी तो तुम अवश्य ही मेरी इस पुकार का उत्तर देने के लिए बोल पड़ोगी। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। तब से आशय और अब से आशय। तब से आशय है संयोग अवस्था, संयोग काल, मिलन का काल, और अब से आशय है वियोग काल। इन पंक्तियों के माध्यम से संयोग काल और वियोग काल की तुलना का चित्र प्रस्तुत किया गया है। तब जब संयोग काल का समय था, जब प्रेमी और प्रेमिका के मिलन काल का समय था, तब प्रेमी को अपनी प्रेमिका की छवि, उसका रूप सौंदर्य का दर्शन करना ही बहुत सुहाता था। और कवि अपनी प्रेमिका की छवि दर्शन में, उसके रूप सौंदर्य का पान करने में, पीवत से आशय पान करना, जीवित है में ही जीवित रहा करता था। कवि अपनी प्रियतमा के रूप सौंदर्य का पान करते हुए ही जीवित रह रहा था। अब जब विरह का समय आ गया है, प्रियतम से प्रियतमा की दूरी हो गई है, अब प्रियतम पास नहीं है, विरह की स्थिति में अब
जब भी संयोग काल की, मिलन काल की उन मधुर स्मृतियों को कवि याद करता है तो उसका हृदय विरह पीड़ा में और अधिक मात्रा में भर जाता है। और ऐसी स्थिति में अब उसके नेत्र, उसके लोचन, उसके नेत्र ऐसे लगता है मानो जले जा रहे हों। उसके हृदय में विरह की अग्नि जल रही है और उसकी विरह की अग्नि के कारण उसको ऐसे लगता है मानो उसके नेत्र भी जल रहे हों, उनमें भी विरह की अग्नि प्रज्वलित हो गई है। सो घन आनंद जान अजान लो टूक कियो पर बाँची न देखियो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि घनानंद कहते हैं कि उसने अपनी प्रेमिका सुजान को अपने हृदय रूपी प्रेम पत्र पर प्रेम की मधुर स्मृतियां और सुजान से संबंधित बहुत ही अनोखे चित्र अंकित कर प्रेम प्रसंग के माध्यम से प्रेम संदेश के रूप में भिजवाए थे। अपने हृदय रूपी प्रेम पत्र पर ये सब संदेश अंकित करके, प्रेम का ये सारा संदेश अंकित करके उसने अपनी प्रेयसी सुजान के पास भिजवाया था। लेकिन घनानंद कवि कहते हैं कि उसकी प्रेमिका सुजान ने बिल्कुल अनजान की तरह उसको जो प्रेम रूपी, हृदय रूपी पत्र भिजवाया था उसको बाँचा नहीं, उसको पढ़ा नहीं और बिना पढ़े ही अनजान के रूप में टूक कियो, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको फाड़ कर फेंक दिया। कवि यहाँ यह कहना चाहता है कि उसकी प्रेमिका सुजान ने उसके प्रेम पत्र को, उसके हृदय रूपी प्रेम पत्र को बिना पढ़े ही टुकड़े कर फाड़ कर फेंक दिया, उसके प्रेम का तिरस्कार किया है। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आन के बीच पहाड़ परे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि घनानंद कहते हैं कि जब मिलन काल था, जब संयोग काल था, जब प्रेमालाप का समय था, तब तो प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका के मध्य बहुत ही आनंद का वातावरण था। उस समय तो प्रेमिका के गले में पड़ा हुआ वह सोने का हार भी पहाड़ के समान मिलन में बाधक लगता था। वह गले में पड़ा हुआ सुंदर सा हार भी प्रेमी और प्रेमिका को ऐसे लगता था मानो बीच में मिलन में बाधा उत्पन्न करता हुआ यह हार पहाड़ के रूप में प्रतीत हो रहा हो। यानी मिलन में बाधा बनता हुआ वह हार भी पहाड़ के समान बाधक दिखाई पड़ता था। और अब वियोग काल में स्थिति यह आ गई है कि प्रेमी और प्रेमिका बहुत दूर दूर हो गए हैं, वे आपस में मिल नहीं पा रहे हैं और इस प्रकार से अब उन दोनों के मिलन के बीच में बहुत सारी बाधाएं आ गई है, बहुत सारी परेशानियां आ गई है। बाधाएं पहाड़ रूपी बाधाएं आ गई है, जैसे कोई बीच में कोई बहुत बड़ा हरा पहाड़ आ गया हो। इस प्रकार की बाधाएं अब इन दोनों के मिलन के बीच में आ गई है। इनका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। बहुत दिनान को अवधि आसपास परे, खरे अर बरनी भरे हैं, उठी जान को इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय इस प्रकार से हम स्पष्ट करते हुए लिखेंगे। कवि घनानंद कहते हैं कि प्रियतम ने आने की जो अवधि दी थी उसके पास आते ही मेरे ये प्राण विकल हो जाते हैं और इनमें खलबली मच जाती है। जो समय अवधि प्रियतम ने उसे दी थी आने की, जैसे जैसे वह समयावधि नजदीक आती है वैसे वैसे ही प्रियतम के हृदय में उसके प्रति मिलन की उत्कंठा और अधिक बढ़ जाती है और इस मिलन की उत्कंठा बढ़ जाने के कारण उसके हृदय की व्याकुलता भी और अधिक बढ़ जाती है। कवि घनानंद कहते हैं कि प्रियतम ने आने की जो अवधि दी थी उसके पास आते ही मेरे ये प्राण विकल हो जाते हैं, मिलन की उत्कंठा में बहुत अधिक व्याकुल हो जाते हैं और इन प्राणों में खलबली मचने लगती है। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मौन हूं सो देखियो कितेकपन पाली होजू, कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली है। कवि घनानंद इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि मैं बिल्कुल मौन होकर के इस बात को देख रहा हूं कि तुम प्रेम के कितने प्रण का पालन करती हो, तुम प्रेम का प्रण का कितना पालन करती हो, क्योंकि मेरे हृदय की जो कूक भरी मूकता है, मेरे हृदय के जो प्रेम भरे उद्गार हैं, जो करुणा और प्रेम के रस से भर करके, विरह वेदना से भर करके मूक पुकार कर रहे हैं, तुम्हारे हृदय तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है, कवि कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे हृदय की ये कूक भरी मूकता, ये मेरे हृदय की ये प्रेम उद्गार से संबंधित यह करुण पुकार मूक और मौन भाव को धारण करके निश्चित रूप से ये तुम तक अवश्य पहुंचेगी, तुम्हारे हृदय को अवश्य टटोलेगी, तुम्हारे हृदय तक अवश्य पहुंचेगी। और जब मेरे हृदय की ये करुण पुकार तुम्हारे हृदय तक पहुंचेगी तो तुम अवश्य ही बोल पड़ोगी। जब मेरे हृदय की ये
कूक भरी मूकता तुमको बुलाएगी, तुम्हारे तक पहुंचेगी तो तुम अपने आप ही बोलने लग जाओगी। कवि घनानंद कहते हैं कि मैं मौन रहकर देखूंगा कि आप प्रेम के कितने प्रणों का पालन करती हो। मेरी कूक भरी पुकार पर तुम स्वयं ही बोलने लग जाओगी। मेरी करुण मौन पुकार आप तक अवश्य ही पहुंचेगी। कवि कहता है कि उसके हृदय की यह विरह से भरी हुई, करुणा से भरी हुई मौन पुकार अवश्य ही उसकी प्रियतमा तक, उसके हृदय तक अवश्य ही पहुंचेगी और आप मेरे प्रेम को स्वीकार कर ही लेंगी। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। कवि घनानंद इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि संयोग काल के समय तो छवि यानी उसकी प्रियतमा की जो छवि है, उसका जो रूप सौंदर्य है, उसका पान करते हुए ही कवि जीवित रह रहा था। कवि के जीवन में उसका प्रेम ही सब कुछ था और वह अपनी प्रियतमा के रूप सौंदर्य के दर्शन कर ही जीवित रह रहा था। लेकिन अब वियोग काल में जब वह अपने उन मधुरतम क्षणों को याद करता है, अपनी मधुर स्मृतियों को याद करता है, तो उसका विरह वेदना का भाव और अधिक बढ़ जाता है और विरह वेदना के बढ़े हुए भाव से अब वह, उसके नेत्र, उसके लोचन, उसके नेत्र ऐसे लगता है मानो जले जा रहे हों। उसके हृदय में जो विरह की अग्नि जल रही है, उसके भाव के कारण उसे ऐसे लगता है मानो उसके नेत्र भी जल रहे हों। कवि घनानंद कहते हैं कि तब संयोग काल के समय ये नेत्र सुजान के रूप सौंदर्य रूपी अमृत का पान करके जीवित रहते थे और अब वियोग काल में विरह वेदना से शोक मग्न होकर ये मेरे नेत्र जले जा रहे हैं। ये नेत्र अब भी प्रिया की सुंदर छवि देखने के लिए लालायित है। ये नेत्र अब भी प्रिया की सुंदर छवि देखने के लिए उत्सुक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। सो घने आनंद जान अजान लो टूक कियो पर बाँच न देखियो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि घनानंद कहते हैं कि प्रियतमा को उसने अपना हृदय रूपी प्रेम पत्र लिखकर भिजवाया। उस हृदय रूपी प्रेम पत्र पर उसने अपने हृदय के उद्गार लिखे, अपनी मधुर स्मृतियां उसमें लिखी, अपनी प्रियतमा सुजान की बहुत ही अनोखे चित्रों से, अपनी मधुर स्मृतियों से उस प्रेम पत्र को सुसज्जित किया और इस प्रकार हृदय रूपी प्रेम पत्र जब उसने अपनी प्रियतमा के पास भिजवाया, उसकी प्रियतमा ने, कवि घनानंद कहते हैं कि उसकी प्रियतमा सुजान ने बिल्कुल अनजान बन करके उस प्रेम पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, परंतु उसने उस प्रेम पत्र को बाँच कर नहीं देखा, उसको पढ़कर नहीं देखा। कवि घनानंद कहते हैं कि मेरे इस हृदय रूपी प्रेम पत्र पर प्रिय की मधुर स्मृतियों के अनोखे चित्र ही अंकित थे। मैंने अपने हृदय रूपी प्रेम पत्र पर अपने प्रेम की मधुर स्मृतियों को ही अंकित किया था। अपनी प्रेयसी के साथ मधुर स्मृतियों के रूप में जो सुनहरे और बहुत ही अनोखे चित्र थे, उन्हीं को मैंने इस प्रेम पत्र में लिखा था। पर दुख की बात यह है, कवि कहते हैं कि दुख की बात यह है कि प्रिया सुजान ने अनजान की भांति बिना पढ़े ही इस हृदय रूपी प्रेम पत्र को फाड़कर इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसे फेंक दिया। इससे कवि का हृदय बहुत अधिक दुखी स्थिति में है। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ परे। कवि घनानंद कहते हैं कि तब यानी जब संयोग काल का समय था, मिलन काल का समय था, तब प्रेमी और प्रेमिका के गले में पड़ा हुआ, प्रेमिका के गले में पड़ा हुआ वह सोने का सुंदर सा हार भी प्रेमी और प्रेमिका को पहाड़ के समान बाधक लगता था, पहाड़ के समान मिलन में बाधक लगा करता था। और अब स्थिति यह है कि प्रियतम और प्रिया दोनों अलग अलग हो गए हैं, उनके बीच में बहुत सारी बाधाएं आ गई है और ये बाधाएं अब उनके मिलन में बाधक है और ये बाधाएं पहाड़ जैसी बाधाएं हैं। और अब आने के, अब मिलने के बीच में पहाड़ पड़े, अब तो पहाड़ जैसी बाधाएं उनके मिलन के बीच में आकर खड़ी हो गई है। कवि घनानंद कहते हैं कि तब संयोग काल में प्रेयसी के गले में पड़ा हुआ हार भी पहाड़ जैसा यानी मिलन में बाधक लगता था, किंतु अब वियोग होने पर प्रिया इतनी दूर चली गई है कि हम दोनों के बीच में कई पहाड़ आ गए हैं, यानी बहुत बड़ी बाधा आ गई है मिलन होने में और अब तो मिलन होना ही संभव नहीं लगता है। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए।
झूठी बत्ती यानी कि पतियानी ते उदास वे के चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। इन पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत की जानी है। जान घन आनंद यो मोहि तुम्हें पैज पैरी, कबहू तो मेरी ये पुकार कान खोली है। तब तो छवि पीवत जीवत है बिललात महादुख दोष भरे। और संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए घ प्रश्न इस प्रकार से है, ऐसो हियो हित पत्र पवित्र टूक कियो पर बाचिन देखो। इनकी हमें संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत करनी है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, ये पंक्तियां घनानंद द्वारा रचित तथा कवित्त शीर्षक से संकलित है। जब भी हमें संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत की जानी होती है, हम संदर्भ में उस कवि का नाम, साहित्यकार का नाम लिखते हैं, उस रचना का शीर्षक का नाम लिखते हैं और किस पुस्तक में उसे संकलित किया गया है, यह सूचना हम देते हैं। इस प्रकार ये पंक्तियां कवि घनानंद द्वारा रचित है और कवित्त शीर्षक से हमारी पाठ्यपुस्तक अंतराभाग 2 में संकलित की गई है। कवि सुजान इन पंक्तियों के माध्यम से ऐसा कहना चाहते हैं कि आपकी झूठी बातों का अब इन प्राणों को विश्वास नहीं रहा है। झूठी बतियानी की पतियानी, तुम्हारी जो झूठी बातें थी उन पर विश्वास नहीं हुआ है और ऐसा होने के कारण अब ये प्राण उदास रहते हैं, अब ये प्राण निराशा के भाव से भरे हुए हैं, क्योंकि तुम्हारी जो बातें थी, तुम्हारे जो वादे थे, वे सब झूठे निकले। तुम्हारी बातों पर विश्वास करके मैंने अपने आप को विरह के भाव के साथ जोड़ लिया है। तुम्हारी झूठी बातों को पर विश्वास करके मेरा हृदय उदास रहता है। आपकी झूठी बातों का अब इन प्राणों को विश्वास नहीं हो रहा है। ये निराश और उदास रहते हैं और अब इन्हें प्रसन्नता भी नहीं होती है। ये प्राण आपके दर्शन को इतने व्याकुल है कि अधरों तक आ पहुंचे हैं और अब आपको अपना यह संदेश सुनाना चाहते हैं कि यदि आपने शीघ्र ही इनकी करुण पुकार नहीं सुनी और अपने दर्शन नहीं दिए तो ये प्राण अब शरीर में नहीं ठहरेंगे। कवि घनानंद अपनी प्रियतमा सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रियतमा सुजान, अब तुम्हारे दर्शन इन नेत्रों को प्राप्त हो जाने चाहिए। यदि अब भी तुम्हारा संदेशा नहीं प्राप्त होगा तो ये प्राण इस शरीर में नहीं ठहरने वाले। आपको ये संदेश सुनाना चाहते हैं कि यदि आपने शीघ्र ही इनकी करुण पुकार सुनकर अपने दर्शन नहीं दिए तो ये प्राण अब शरीर में नहीं रहेंगे, अर्थात ये आपके दर्शन की लालसा में ही शरीर में टिके हुए हैं, अन्यथा कब के निकल गए होते। व्यंजना यह है कि यदि आप मुझे जीवित देखना चाहती हैं तो शीघ्र ही अपने दर्शन मुझे दे दो। इन पंक्तियों में भाव और व्यंजना इस प्रकार से है। कवि कहता है कि यदि आप मुझे जीवित अवस्था में देखना चाहती हो तो शीघ्र ही मुझे अपने दर्शन दे दो। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जान घन आनंद यो मोहि तुम्हें पैज पैरी, कबहू ते मेरी ये पुकार कान खोली है। इन पंक्तियों का संदर्भ इस प्रकार से है। ये पंक्तियां घनानंद द्वारा रचित है तथा कवित्त नामक कवित्त शीर्षक से संकलित की गई है। इसे हमारी पाठ्यपुस्तक अंतराभाग 2 में कवित्त शीर्षक से संकलित किया गया है। कवि घनानंद अपनी प्रियतमा सुजान से कहता है कि अब मेरे और आपके बीच में एक बहस छिड़ गई है। जान घन आनंद यो मोहि तुम्हें पैज परी, तुम्हारे और मेरे बीच में एक बहस छिड़ गई है, एक बहस ठन गई है कि देखे कौन अपने प्रण से डिगता है, कौन हार मानता है। कवि कहता है कि मैंने तो ये प्रण ले लिया है कि कभी न कभी तो अपनी करुण पुकार आपके कानों तक, यानी अब मेरी प्रियतमा के कानों तक अवश्य ही पहुंचेगी, भले ही आप अपने कानों में रुई लगाकर बहरी बनी रहो। कवि कहता है कि मेरे हृदय की करुण पुकार तो अवश्य ही तुम्हारे हृदय तक पहुंचेगी, तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी, भले ही तुम अपने कानों में रुई डालकर बहरी बनी रहो। और आपने शायद ये प्रण ठाना है कि मैं उसकी पुकार को कभी नहीं सुनूंगी। देखें कौन विजयी होता है और किसका प्रण
पूरा होता है। जान घन आनंद यो मोहि तुम्हें पैज परी, कबहू ते मेरी ये पुकार कान खोलिए। कवि कहता है कभी तो मेरी यह करुण पुकार तुम्हारे कानों को खोल देगी, तुम्हारे कानों तक अवश्य ही पहुंच जाएगी और कानों के माध्यम से तुम्हारे हृदय में प्रेम रूपी अंकुरण कर देगी, प्रेम रूपी भाव उत्पन्न कर देगी। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तब तो छवि पीवत जीवित है, बिललात महादुख दोष भरे। इन पंक्तियों का संदर्भ इस प्रकार से है। ये पंक्तियां घनानंद द्वारा रचित है और सवैया शीर्षक से संकलित की गई है। इसे सवैया शीर्षक से हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित किया गया है। इस पंक्ति में घनानंद ने तब यानी संयोग काल और अब वियोग काल की तुलना प्रस्तुत की है। संयोग काल में नायक के नेत्र प्रियतमा के सौंदर्य रूपी अमृत का निरंतर पान करते थे, किंतु अब वियोग काल में प्रिय के दर्शन से वह वंचित हो गया है और इस कारण से उसका हृदय विरह वेदना में भरकर बहुत अधिक व्याकुल है और विरहाग्नि व शोक से जल रहा है। कहाँ तो ये प्राण संयोग काल में प्रेम के पोषण से पले। कवि कहता है कि कहाँ तो संयोग काल में इन प्राणों का पोषण प्रेमिका सुजान द्वारा दिए गए प्रेम के माध्यम से हुआ और कहाँ अब वियोग काल में उस प्रेम के लिए तरसते हुए वह व्याकुल हो रहा है। बिललात महादुख दोष भरे, अब वह विरह अग्नि में पीड़ित होता हुआ व्याकुलता का भाव महसूस कर रहा है। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र टूक कियो पर बाँच न देखो। इन पंक्तियों का संदर्भ इस प्रकार से है। ये पंक्तियां घनानंद कवि द्वारा रचित है तथा सवैया शीर्षक से संकलित है। इन पंक्तियों को सवैया शीर्षक से हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड में संकलित किया गया है। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र, कवि घनानंद कहते हैं कि उनका हृदय इतना पावन पुनीत और पवित्र है जिस हृदय रूपी प्रेम पत्र पर उन्होंने अपनी प्रियतमा के मधुर स्मृतियों को अंकित किया है। अपनी प्रियतमा और उनके मध्य हुए प्रेमालाप के विविध प्रसंगों को उसने अपने हृदय रूपी प्रेम पत्र पर अंकित किया है। ऐसो ही हो, और इस प्रकार का जो हृदय रूपी प्रेम पत्र है वो बहुत पवित्रता का भाव लिए हुए है। ऐसे पवित्र प्रेम हृदय रूपी प्रेम पत्र पर जो उन्होंने अपने हृदय के उद्गार लिखकर अपनी प्रेमिका सुजान को भिजवाए हैं, कवि इस बात से बहुत दुखी है कि प्रेमिका ने अनजान के रूप में उस प्रेम पत्र को पढ़ा तक नहीं और उसको टुकड़े कर फाड़ कर फेंक दिया। घनानंद अपनी प्रियतमा सुजान को उपालंब देते हुए शिकायत कर रहे हैं कि मेरे हृदय रूपी प्रेम पत्र पर आपके ही सुंदर चरित्र का चित्रांकन था, आपका ही सुंदर चरित्र अंकित था जिस पर किसी अन्य का कोई नामो निशान नहीं था। मेरे हृदय रूपी प्रेम पत्र को आपने बिना पढ़े ही टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। कवि कहते हैं अपनी प्रेयसी सुजान को संबोधित करते हुए कि हे प्रिया सुजान, आपने मेरे हृदय रूपी प्रेम पत्र को बिना पढ़े ही अनजान के रूप में उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। उसे पढ़ने तक का कष्ट भी आपने नहीं किया, अर्थात आपने बिना सोचे समझे मेरा हृदय तोड़ दिया। यह अच्छा नहीं किया, कम से कम मेरे हृदय को पढ़ तो लिया होता। और कवि की यही शिकायत उससे निरंतर बनी हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 11 कवि घनानंद द्वारा रचित कवित्व और सवैया से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम गद्य खंड से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना प्रेम घन की छाया स्मृति के साथ शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।